अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। बहुत ज़्यादा दोस्तों की जो है ना डिमांड आ रही थी कि कमेंट्स आंसर क्वेश्चन सेशन के मतलब एक वीडियो बनाई जाए, तो आज की हमारी वीडियो इंशाल्लाह उसी के मतलब होगी। आते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। शेख उमर साहब ने मैसेज किया है जी, भाई जी अगर जिससे ज़मीन खरीदनी हो उसका अराजी कार सेंटर आना ज़रूरी है। अगर वो ना आ सके तो डॉक्यूमेंट तैयार करवा के उसके घर पर ही उसके नाम से उतारी जा सकती है ज़मीन। मतलब घर बैठे वो अपनी ज़मीन ट्रांसफ़र कर सकता है, दूसरे के नाम अराजी कार्ड सेंटर आना ज़रूरी है। काइंडली भाई आंसर करते हैं। उमर साहब, बात इस तरह से है कि अगर आपने किसी से रकबा ख़रीदना है या सेल करना है तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि महकमा माल में यानी पंजाब लैंड रिकॉर्ड के अंदर आपके नाम वो रकबा जो है ट्रांसफ़र हो। रकबा ट्रांसफ़र करने के लिए अगर आपका इलाका कंप्यूटराइज है तो आपको अराजी कार्ड सेंटर आना पड़ेगा। अगर आपका इलाका पटवारी के पास है तो आपको पटवारी के पास जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका इन मामलात के लिए आना ज़रूरी है। अब जो आप बात कर रहे हैं कि घर बैठे जो है ना रकबा ट्रांसफ़र हो सकता है, उसकी एक कंडीशन है, उसको हम एहले कमीशन कहते हैं। गवर्नमेंट ने सहूलत दी हुई है कि अगर कोई बंदा मजदूर है या औरत पर्दादार है या कोई वीआईपी बंदा है जिसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना अगर टाइम निकाल के जाए तो उसको लॉस हो सकता है, या कोई बंदा इस तरह का है कि वो ऐसे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है कि जिसकी वजह से जो है ना वो अराजी कार्ड सेंटर या पटवारी के पास नहीं जा सकता, तो वो एक एप्लीकेशन वो देता है तहसीलदार या एडीएलआर के नाम पर कि मैं जो है ना मेरे साथ फ़लाँ फ़लाँ मसला है, तो मैं इस वजह से जो अराजी कार्ड सेंटर या पटवारी के पास नहीं आ सकता, लिहाजा मेरे लिए एक अहल कमीशन का नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए जो घर आके मेरे बयान लेके मेरा रकबा जो है वो ट्रांसफ़र कर दे। अगर तो उस बंदे ने जिससे आपने ज़मीन खरीदी है वो इस तरीके से आपके नाम पर ज़मीन ट्रांसफ़र कर रहा है तो फिर तो वेल एंड गुड है, फिर तो हो सकती है। अगर इसके अलावा वो कह रहा है कि मैं घर बैठे डॉक्यूमेंट तैयार करवाता हूँ, घर बैठे ही बयान हो जाएंगे, घर बैठे सारा कुछ हो जाएगा, अराजी कार्ड सेंटर के अंदर ऐसा कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अराजी कार्ड सेंटर में जिस बंदे ने अपनी जगह सील करनी है, उसने बैज़बानी का इंतकाल करवाना है या फ़र्द लेनी है, वहाँ पर जाकर उसका जब तक थंब नहीं लगता तब तक वो जो है ना वो प्रोसीड नहीं होता। तो अगर कोई बंदा आपको कह रहा है कि मैं घर बैठे जो है ना ये सारा काम कर दूंगा, तो इसमें 99% आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस हैं। उसका एक ही तरीका है जो मैंने आपको एहल कमीशन का बता दिया, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जी। नेक्स्ट में जी ये मिस्टर खान साहब हैं, ये कह रहे हैं जी, माशाल्लाह यू आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब, थैंक यू फॉर आंसरिंग माई क्वेश्चन, इज़ वेरी हेल्पफुल। आई हैव वन क्वेश्चन, अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो सम हैड अ बैज़बानी इंतकाल एंड इन ज़ेरे कार जमाबंदी में ओल्ड ओनर नेम इज स्टिल देयर आल्सो दिस बैज़बानी इंतकाल हैज़ नो विटनेस, सो विल दिस इंतकाल हैव एनी राइट टू कीप दिस रकबा। वो खान साहब ये कह रहे हैं कि ज़ेरे कार की जमाबंदी में जो है ना एक बंदे के नाम बैज़बानी इंतकाल हुआ था, तो वो उसके अंदर जो है ना वो मालक बरकरार आ रहा है और अब भी जो है ना वो उसमें जो है ना वो मालिक ही है, ठीक है, ज़ेरे कार में। तो उसके लिए कोई गवाह वगैरह हमारे पास नहीं है, या गवाह जो होंगे वो फोत हो गए होंगे या गवाह होंगे ही नहीं उनके पास ना। तो क्या उसकी कोई वैल्यू है, क्या वो उस रकबे का अब भी मालिक है? जी बिल्कुल, अगर वो ज़ेरे कार में मालिक था, ज़ेरे कार में जमा बंदी बनने के बाद अब भी वो मालिक आ रहा है, तो फिर तो वो बंदा ज़ाहिर बात है मालिक है। अगर वो ज़ेरे कार में मालिक था, उसने किसी बंदे को अपना रकबा सेल कर दिया, मौजूदा सिचुएशन में इंतकाल नए बंदे के नाम पे हो गया, तो फिर वो पुराना बंदा तो मालिक नहीं हो सकता। इसलिए जो बंदा जो ज़ेरे कार में मालिक है और करंट भी मालिक है, तो वो फिर मालिक ही होगा। नेक्स्ट में जी हमें किसने कमेंट किया? अच्छा, ये मोहम्मद अमार साहब पूछ रहे हैं कि क्या 2 कनाल से कम ज़री ज़मीन हिब्बा हो सकती है? बिल्कुल भाईजान, 2 कनाल से कम जो रकबा जो है वो हिब्बा हो सकता है, लेकिन 1 कनाल से कम अगर ज़री रकबा होगा तो वो हिब्बा नहीं हो सकता। उसकी वजह ये होती है कि गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, वो गवर्नमेंट कहती है कि जिस बंदे ने 1 कनाल रकबा खरीदना है तो वो ज़री ज़मीन के लिए थोड़े खरीदेगा, वो उसको राइश के लिए खरीदेगा। इसलिए अगर आप 1 कनाल से कम जो है ना वो करेंगे, हिब्बा करेंगे, तो वो फिर राइशी हिब्बा होगा, ज़री हिब्बा नहीं होगा। अगर 2 कनाल से कम करेंगे तो वो हिब्बा हो सकती है। उसके बाद जी नेक्स्ट में
नेक्स्ट में जी ये मोहम्मद अमार साहब कह रहे हैं मेरी वालदा के नाम 18 मरले ज़मीन है और वो हम दोनों भाइयों के नाम आधी आधी 9 मरले करना चाहती हैं, इसका आसान और बेहतरीन तरीका क्या होगा। इसके मेरा भाई 2 तरीकाकार हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे क्या है कि वो आपको हिब्बा कर दें, ठीक है, तो आप दोनों को हिब्बा कर दें 9 मरले। हिब्बा से क्या होगा कि हिब्बा की जो है अगर तो ये 18 मरले ज़री ज़मीन है तो इसकी 1000 रुपये सिर्फ फ़ी लगेगी और आप दोनों भाइयों के नाम पे हो जाएगा। अगर ये रायशी ज़मीन है या कमर्शियल ज़मीन है तो फिर डीसी रेट के मुताबिक ही आपका हिब्बा होगा। लेकिन हिब्बे में क्या होगा कि हिब्बे में अगर आपकी बहनें हैं और उसके अलावा कोई आपका भाई है तो कल को अगर वो चैलेंज कर देता है कोर्ट में कि जी इसमें हमारा भी हक बनता था, तो वो फिर वो जो है ना हो सकता है कि आपकी वो ज़मीन कल को वो इंतकाल टूट जाए और दोबारा जो है ना उसकी जो ना वो तकसीम हो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वालदा हिब्बा करे और कल को अगर वो चैलेंज भी करे तो ना टूटे, तो 2 गवाह तो आपने इसके अंदर पेश करने ही करने हैं, एक पत्तीदार और एक नंबरदार। उसके अलावा आपने क्या करना है, जो आपका बहन या भाई है अगर वो वक्त पे मौके पे एग्री हैं तो उनकी भी गवाही उसके अंदर डाल लें। अगर वो कल को चैलेंज करें तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर दे कि ये इसके अंदर आपने खुद गवाही डाली हुई है तो अब आप इसको चैलेंज कर रहे हो। दूसरा तरीकाकार ये है कि आपकी वालदा आपके नाम बैज़बानी का इंतकाल करवा दें या रजिस्ट्री करवा दें। अगर आपके नाम बैज़बानी का इंतकाल या रजिस्ट्री करवाएंगे थोड़ा सा आपका खर्चा आएगा, लेकिन कल को उसको अदालत में कोई चैलेंज नहीं कर सकता, आप ही उस जो रकबा को जो है ना मालिक रहेंगे। उसके बाद जी हम देखते हैं जी हमें किसने कमेंट्स किया है जी। अच्छा जी, इसका मैं रिप्लाई पहले कर चुका हूँ। ये भाई कह रहे हैं जी बस एक आखिरी सवाल है। भाई मेरे सवाल जितने मर्जी करें, सवाल से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक टॉपिक से रिलेटेड करेंगे, लिंक्ड करेंगे, बात को समझेंगे तो फिर तो मैं बिल्कुल नहीं माइंड करूंगा। अगर आप आउट ऑफ द टॉपिक करेंगे या लिंक्ड सवाल नहीं करेंगे फिर मेरे लिए भी मसला बनेगा। यहाँ पे जी अंबर दुआ कहती हैं जी अस्सलाम वालेकुम, आपने बड़ी कमाल मालूमात फराहम की है, लेकिन विरासती इंतकाल के लिए किसी गवाह की ज़रूरत राजिर कार सेंटर में है। सिर्फ दरख्वास्त और फर्द ज़मीन 7 नादरा की ये पता नहीं क्या लिखा है, FS लिखा है जिससे ज़रूरी है। जहाँ तक इनके सवाल को मैं समझाऊँ वो कह रही हैं कि राजिर कार सेंटर में विरासती इंतकाल करवाने के लिए गवाह की ज़रूरत है कि नहीं है। जी बिल्कुल, विरासती इंतकाल करवाने के लिए आपको 2 गवाह की ज़रूरत पड़ती है जिनको आप राजिर कार सेंटर जाके जो है ना वो ADLR के सामने पेश करते हैं और वो इस चीज़ की गवाही देते हैं कि वाकई ये इसके हकीकी वारसान है, इनके अलावा कोई वारिस नहीं है। हम गवाही देते हैं कि इनको रकबा आता है, आप इनको रकबा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और उसके अलावा वो कह रही हैं जी नादरा की जी नादरा का FRC भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर जो है ना राजिर कार्ड सेंटर वालों को कैसे पता चलेगा कि आप कितने बहन भाई हैं। नादरा ही रिकॉर्ड फ्राहम करता है राजिर कार्ड सेंटर वालों को, जिससे पता चलता है कि आप लोग कितने बहन भाई हैं। ये जो छोटे छोटे मैसेजेस हैं ना, वेरी नाइस, ये वो ठीक है जिसमें लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इनको यहाँ पे मैं रीड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। यहाँ पे जी अकब अरशाद एडवोकेट साहब सवाल कर रहे हैं, अगर पुप्पो आंटी से ज़रूरी प्रॉपर्टी बै परचेज की जाए और जज साहब के सामने भी स्टेटमेंट हो जाए तो क्या फिर भी आंटी या उसकी बेटियां प्रॉपर्टी केस फाइल करके वापस ले सकती हैं? प्लीज़ सर आंसर ज़रूर दीजिएगा। अकब भाई इसमें ना 2 चीज़ें हैं, आपने 2 चीज़ों की बात की है। एक आपने बात किया है कि आपने जो प्रॉपर्टी जो है ना वो परचेज़ कर ली आंसर, यानी उन्होंने सेल कर दी है आपको। जब कोई बंदा आपको प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर देता है, सेल करने के बाद उसका बकायदा इंतकाल या उसकी रजिस्ट्री हो जाती है, ये होने के बाद वो आपके नाम पे कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर जो है ना वो उसको कोई भी बंदा जो है ना वो वापस, जिस बंदे ने सेल किया वो उसे किसी भी हालत में वापस नहीं ले सकता, सिवाय एक हालत के। वो एक हालत ये होती है कि वो आपके खिलाफ केस दायर कर दे कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया, फ्रॉड करके मुझसे मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे लगवाई है। और उस जब वो उसका बैज़बानी का इंतकाल हुआ था उसके अंदर जो 2 गवाह आपने पेश किए थे वो भी आपके एंगेस्ट ही गवाही दें कि वाकई इसने फ्रॉड किया है, फिर उस बीबी को वापस जा सकती है, अदरवाइज उस बीबी को वापस नहीं जा सकती। नंबर 2 पे आप कह रहे हैं कि अदालत के सामने उसने बयान दिए हैं। अगर अदालत के सामने उसने बयान दिए हैं, अदालत ने आपको बाकायदा डिग्री उसकी जारी की है कि ये बीबी ने बयान दिया अपनी होशोवास में, ये रकबा जो है आपको ये बै कर चुकी है,
तो फिर तो वो किसी भी सूरत में वापस नहीं ले सकती, क्योंकि एक लास्ट हल जो होता है ना वो कोर्ट होता है, जहाँ पे जाके बंदे को इंसाफ की उम्मीद होती है। ठीक है, तो अगर वो बंदा खुद ही वहाँ पे जाके जो है ना वो सच बोल के बाद में झूठ बोल के किसी चीज़ को वापस लेना चाहे, तो अदालत ने जो अटल फैसला किया होता है उसको तो रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अदालत के सामने ही उसने डिग्री करवाई थी कि मैं जगह सेल कर रही हूँ। अब उसी अदालत में जाके वो बोलेगी जी मैंने जगह सेल नहीं की, तो अदालत जब अपनी डिग्री देखेगी कि ये यहाँ पे हमारे पास बयान दे के गई है, तो वो समझ जाएगी झूठ बोल रही है, वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका ये है कि अब वो किसी भी तरीके से आपसे जो है ना वो प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकती। बाकी दावा करने का हर बंदे को हक है, वो अदालत में जा सकता है, अपना केस लड़ सकता है। ठीक है, वो फैसले की बात की होती है। यहाँ पे जी दानियाल जडोन कहते हैं जी वकील साहब, माय फादर सेल आउट अ प्लॉट व्हेन ही लाइव, ही सेल दिस प्लॉट टू हिज ब्रदर एंड मेड इकरारनामा बाय सेम सेल डीड आई रिटर्न फ्रॉम माय अंकल पेइंग हिम अ सेम मनी ऑन विच माय फादर सेल. My father, uncle and witness died long ago. I proceed to the office of assistant registrar for registry for my name because none of my brother paid the money. This plot is under my possession. ठीक है, how can I transfer it on my name? Registrar told when to court get degree then transfer on my name. इसमें वो कह रहे हैं जी कि मेरे वालिद साहब ने जब जिंदा थे उन्होंने एक प्लाट जो है वो भेजा था, वो प्लाट उन्होंने अपने भाई यानी इस बंदे के चचा को सेल किया था, तायान चचा को। जब उन्होंने सेल किया तो उसका एक करारनामा उन्होंने बनवाया। तो मैंने क्या किया जी, मैंने अपने चचा को जो है ना वो पैसे वापस करके उनसे वो प्लाट जो है ना मैंने उनसे वापस ले लिया। अब उस करारनामा के अंदर जो दो गवाह थे और मेरे वालिद साहब थे वो ऑलरेडी फोत हो चुकी हैं। तो मैं जो है रजिस्ट्रार ऑफिस गया कि मैं इस प्लाट की पैसे मैंने वापस कर दिए हैं, तो फिर इसको जो है ना वो प्लाट मेरे नाम पे कर दिया जाए। रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि आपको जो है ना इसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं जी इसके बारे में जो है ना वो मुझे आप रहनुमाई कर दें कि इसके लिए क्या किया जाए। इसके लिए मेरा भाई दो चीज़ें हैं। ठीक है, जो प्लाट आपके वालिद साहब के नाम पे था उन्होंने आपके चचा को सेल कर दिया, उसका इकरारनामा उन्होंने लिख के दे दिया। अब उन्होंने इकरारनामा लिख के दे दिया, उनके पास इकरारनामा है, लेकिन महकमा माल में जो प्लाट है वो आपके वालिद साहब के नाम पे ही आ रहा है। तो लिहाजा जो है ना वो मलकियत आपके वालिद साहब की है। अब अगर उसकी जो कानूनी तौर पर है वो विरासत हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने विरासत नहीं करवाई। ठीक है, आप अपने वालिद साहब की बात पे कायम रहे, वेल एंड गुड है, करना भी ऐसे ही चाहिए। तो अब उसके दो तरीकाकार हैं। आपने अपने अंकल को पेमेंट वापस कर दी, तो उसके लिए अब आप अपने बहन भाइयों को एग्री करें जी इस प्लाट की पेमेंट थी जो मैंने वापस की है, लिहाजा इस प्लाट पर हक मेरा बनता है, इसकी मैं करवाने लगा हूँ विरासत। ठीक है, विरासत होने के बाद आप सब ने बयान देने हैं और बयान दे के जी वो प्लाट जो है वो मेरे नाम पे हो जाएगा। अगर वो आपको लगता है कि आपके बहन भाई एग्री नहीं होंगे, वो कहेंगे जी हमारा भी हिस्सा बनता है, हमें भी हिस्सा दे, तो फिर उसका दूसरा तरीकाकार ये है कि जो आपके चचा को जो आपके वालिद साहब ने प्लाट बेच के करारनामा किया था, उसी करारनामे के बिहार पर आपके चचा आपके नाम पे करारनामा करते हैं कि ये रकबा मैंने इसके वालिद साहब से ख़रीदा था, अब यही रकबा जो है इसी करारनामे के बिहार पर मैं उसके बेटे को सेल कर रहा हूँ। वो करारनामा लेके आप अदालत चले जाएं, अदालत जाके अपना दावा दायर करें, अदालत जो है आपके गवाहान को साथ लेके आपके हक में डिग्री कर देगी। वो डिग्री लेके आप महकमा माल में चले जाइएगा, पटवारी या राजिद कार्ड सेंटर वालों के पास। राजिद कार्ड सेंटर वाले या पटवारी जो हैं वो डॉलर की डिग्री को देखते हुए वो प्लाट आपके नाम पे कर देगा जी। ये दो तरीकाकार हैं, इसके ज़रिए जो है ना आप प्लाट अपना जो है ना अपने नाम पे करवा सकते हैं। यहाँ पे जी मिस्टर सैफ साहब पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, हमारा स्टे हुआ था जो पटवारी इंदराज नहीं कर रहा, लिहाजा हमने विरासत करवानी है जिसमें एक बहन 4 भाई हैं। इसके लिए 4 स्टाम्प पेपर 50 वाले लगेंगी, 3 उनके स्टाम्प, 1 नंबरदार का बस, और उसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, काइंडली रहनुमाई फरमाएं। अच्छा मेरे भाई, अगर आपने किसी रकबे पे स्टे लगवाया है तो वो पटवारी उसको दर्ज करने का मजाज है। ठीक है, अगर पटवारी स्टे दर्ज नहीं करता तो पटवारी को बोलें जी आपने स्टे दर्ज नहीं करना, मुझे रिटर्न में दे दें,
वो लेके आप अदालत चले जाएँ तो इन्हें अदालत पटवारी पे लग जाएगी। नंबर 2, अगर पटवारी स्टे दर्ज नहीं कर रहा तो स्टे दर्ज करवाने का ना तरीकाकार पता क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वो ये होता है कि अगर आपने स्टे लिया है, अगर वो कंप्यूटर सेंटर में लगना है तो आपने ADLR के नाम दरख्वास्त लिखनी है। ADLR फिर स्टे पढ़ के वो मार्क करता है अपने नीचे वाले बंदे को, नीचे वाले मुलाजिम को, कि वो उसको दर्ज करे। इसी तरह अगर पटवारी के पास स्टे लगना तो आपने तहसीलदार के नाम दरख्वास्त लिखनी है, तहसीलदार उसको पढ़ के मार्क करता है पटवारी को, तो फिर पटवारी जो है ना पाबंद होता है स्टे लगाने का। अगर आप डायरेक्ट पटवारी के पास चले जाएं, जी मेरा स्टे लगाएं, तो इस तरीके से वो भी कह सकता है जी मैंने नहीं लगाना। कल को अगर उसके एंड पे कोई बात आती है, वो कहते हैं जी मेरा काम ही नहीं है, इसने तहसीलदार से मार्क ही नहीं करवाया, दरख्वास्त ही नहीं लिखी, मैं कैसे लगाऊं। इस तरह वो बंदा जो है ना उसमें से निकल सकता है। तो लिहाजा पहले आप तहसीलदार के पास जाएं, तहसीलदार उसको मार्क करके पटवारी के पास भेजेगा। अगर आपका स्टे तहसीलदार मार्क नहीं करता तो कोई वजह बनती है या कोई ऑब्जेक्शन लगाता है, ठीक है, तो आप उसको अदालत में ले जाएं। अगर आपने अदालत में नहीं जाना तो तहसीलदार के ऊपर AC साहब बैठे हैं, उनके पास चले जाएं। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि स्टे तहसीलदार के पास आए और तहसीलदार उसको जो मार्क ना करे और पटवारी उसको लगाए ना, ऐसी पॉसिबिलिटी हुई नहीं है अभी तक। तो आप ये करें। रही विरासत करवाने की बात, विरासत के लिए ये मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है, इस पर आप क्लिक करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि विरासत के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए। और आपके सब बहन भाइयों के ना लहदा स्टाम्प पेपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही स्टाम्प पेपर आप लिखेंगे जिसके ऊपर आपके सब बहन भाइयों के नाम आ जाएंगे, वही स्टाम्प पेपर जो है ना वो एक्सेप्टेबल होगा। नंबरदार और पत्तीदार का आप लहदा लिख सकते हैं, लेकिन अपने सब बहन भाइयों का जो है ना आपको लहदा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये फिर उन्होंने वही सवाल कर दिया अकब साहब ने, वो पुप्पो से ज़मीन लेने वाला मैं तफसील से बयान कर चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे भाई पूछ रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, बयान हरफी विरासत के लिए 2 लिखे जाएंगे? नहीं, ये अम्बरदवा साहबा, बयान हल्फी जो है जो आपके हकीकी वारसान है ना, जो आपके बहन भाई या जो भी आपके लगते हैं, वो एक ही लिखा जाएगा, वो एक ही बयान हल्फी पर सबके नाम लिखे जाएंगे। और जो 2 स्टाम्प पेपर है ना, एक नंबरदार का और पत्तीदार का, वो लहदा लिखे जाएंगे, ठीक है। ये 3 बयान हल्फी जो है ना ये आपके लगेंगे उस पर। यहाँ पे जी मिस्टर इरफान साहब कहते हैं जी सर राब्ता ही 2 रकबा है, 2 कनाल 19 मरले 5 सरसाई और विरासत है 9 बहन और 3 सिस्टर, इनको किस तरह से इसमें तकसीम करेंगे? ये मैंने नीचे बता दिया हुआ है, ठीक है, ये कोई इतना टिपिकल नहीं है। 5 मरले 82 फीट जो है वो फी भाई को आएगा, 2 मरले 227 फीट फी बहन को जो है ना वो रकबा आएगा डिवाइड होकर। इसकी भी मैं एक बाकायदा वीडियो बना के ना कि हिस्से किस तरह से निकालने, इंशाल्लाह मैं चैनल पे अपलोड करूँगा, उससे आपको खुद उनके हिस्से निकालने आ जाएंगे। सर ये जो आप बता रहे हैं कि अब नादरा और विरासती इंतकाल हो रहा है तो नादरा से पता किया, वो बोलते हैं नहीं, अभी तो ये मैंने आपको अवेयरनेस दी है कि गवर्नमेंट जो है ये सिविल कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट का मैटर ख़त्म करके नादरा के पास लेके जा रही है। नादरा ही FRC जारी करेगा, नादरा ही सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करेगा, अदालत के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो इंशाल्लाह ये जल्दी ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इस पर ना बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। मिस्टर खान साहब कहते हैं आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन ओवर। आई हैव वन क्वेश्चन, अगर किसी ने रकबा लगान पर दिया है और नाउ ही इज़ डेड, how do the children know how much lagan on rakba and how long was it for? Is there any kind of information that will let me know about this situation? Thank you. ये जी खान साहब कह रहे हैं कि किसी बंदे ने अपना रकबा जो है ना वो लगान पर दिया हो, तो वो बंदा फोत हो जाए तो उसके बच्चे किस तरीके से जान सकते हैं कि उस रकबे पर कितनी लगान है और कितने अरसे के लिए लगान है, तो वो हम किस तरह से जान सकते हैं? इन्होंने एक पहले भी सवाल किया था मेरे कमेंट सेक्शन में, वो आगे आएगा कि लगान क्या होता है और लगान वाला रकबा जो है ना वो क्यों नहीं सेल किया जा सकता, उसका मैं रिप्लाई इसी जो है ना कमेंट में दे देता हूँ। लगान मेरा भाई ये होता है कि किसी बंदे को पैसों की ज़रूरत थी, उसके पास था रकबा, वो किसी दूसरे बंदे के पास जाता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है, उसके साथ जाके एग्रीमेंट कर लेता है कि मेरे पास इतना रकबा और मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे इतने पैसे दे दो, वो मैं अपना रकबा आपके पास जो है ना वो बतौर ज़मानत रखता हूँ, जब तक मैं आपके पैसे वापस नहीं करूँगा तब तक आप मेरा रकबा अपने पास रखो
उस पे से आप काश्त करो, आप इनकम कमाओ, जब मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा तो आप मेरा रकबा वापस कर देना। इस चीज़ को जो है ना वो लगान कहा जाता है, ठीक है। यानी उस बंदे ने अपना रकबा जो है ना लगान पर यानी गिरवी पर अगले बंदे को दे दिया, जब तक मैं आपके पैसे वापस नहीं करता, यानी वो मुद्दत उसने तय कर ली, ठीक है। इस चीज़ को जो है ना वो लगान कहा जाता है। अब लगान वाला बंदा रकबा क्यों नहीं सेल कर सकता? क्योंकि उसने अपना रकबा बतौर ज़मानत अगले बंदे को लगान में दिया हुआ है कि जब तक मैं पैसे वापस ना करूँगा मेरा इस रकबे पर कोई हक नहीं है। उसने उसके साथ मुआहदा किया हुआ है। जब उस बंदे का उस पर हक ही नहीं है, जब तक वो पैसे वापस नहीं कर देता, तब तक वो फिर इसको सेल कैसे कर सकता है? फिर वो उसको सेल नहीं कर सकता। अब रही बात कि आपको पता कैसे चलेगा कि कितनी लगान है, उसके लिए जब कोई बंदा किसी बंदे को लगान पर अपना रकबा देता है ना, तो वो फिर महकमा माल के साथ रजू करता है, यानी पटवारी के साथ वो बंदा रजू करता है। पटवारी के पास जाके उसका बाकायदा इंतकाल करवाता है, उसको सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो इसका सारा रिकॉर्ड जो है ना वो आपको पटवारी से मिल जाएगा। पटवारी चेक करके बता देगा कि कितने पैसों के इवज जो है ना इसका जो है ना लगान का इंतकाल हुआ था, क्योंकि इंतकाल के ऊपर लिखा होता है इतने पैसों के इवज इस बंदे ने रकबा जो है इतनी मुद्दत के लिए इस बंदे को लगान पर दिया हुआ है। तो ज़्यादातर तो यही होता था कि मुद्दत तय नहीं थी होती, उसमें यही होता था कि मैं इतने पैसे की इवज आपसे जो है ना रकबा लगान पर दे रहा हूँ, जब पैसे वापस करूँगा तो मैं रकबा वापस ले लूँगा। तो आपको पटवारी से पता चल जाएगा कि कितनी मुद्दत के लिए लगान पे दिया गया था और कितने पैसे दिए गए थे। वो वहाँ से आप पता करके जो है ना इसको अपने रकबे को आप क्लियर करवा सकते हैं। उसके बाद जी हैदर रजा साहब कहते हैं जी सर मेरे भाई हिस्सा नहीं देना चाहते। एक प्लॉट ऐसा है कि जहां कब्जा हुआ है तो वो फाइल बेचेंगे किसी और को। आप ये बताएं मेरे बगैर भी वो विरासत चढ़वा सकते हैं और सेल कर सकते हैं या नहीं, जबकि मेरा कोर्ट से फैसला आने ही वाला है कि मैं हकदार हूँ। अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें, आपने मुझे ये नहीं बताया कि ये रकबे की रजिस्ट्री हुई है कि यहाँ ये रकबा टाउन में है। अगर ये रकबा है टाउन में, अगर ये रकबा जो है ना वो TMA के अंडर है, ठीक है, तो फिर जो रजिस्ट्री वाला रकबा है या इंतकाल वाला रकबा है, फिर उसकी विरासत होगी। उसकी विरासत का तरीकाकार ये होगा कि आप में से कोई भी एक बहन या भाई जाके उसकी विरासत करवा सकता है। कोई भी विरासत करवाने जाएगा ना तो वो ये नहीं होगा कि जो ना वो लैंड रिकॉर्ड वाले या पटवारी जो है ना सारा हिस्सा एक भाई को दे देगा। वो जिसको जितना जितना हिस्सा बनता है उसको उतना उतना ही हिस्सा देगा, किसी का कम ज़्यादा नहीं करेगा। अगर आपका रकबा जो है वो किसी टाउन में या किसी सोसाइटी में है, फिर उसका तरीकाकार ये है कि वो आप जब उसकी विरासत करवाने जाएंगे वो आपसे बोलेंगे कि आप इसका अदालत से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आएँ। सक्सेशन सर्टिफिकेट ये होता है कि अदालत उसके अंदर एक डिग्री करती है, डिग्री के अंदर जितने आपके बहन भाई वालदा उनका नाम लिखा जाएगा, उनके बाकायदा उस जो प्लॉट है उसमें जितना जितना हिस्सा आता है उतने उतने हिस्से निकाल के उसके ऊपर लिखे जाएंगे। वो अदालत से सर्टिफाइड डिग्री होगी। वो डिग्री लेके आप उस सोसाइटी और टाउन में आएंगे। वो टाउन वाले फिर उस डिग्री को देखते हुए उसकी आपकी विरासत कर देंगे। अब रही बात कि आपके वाले साहब की डेथ हो चुकी है, तो कोई भी एक आपका भाई जो है ना उस फाइल को सेल नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके नाम पे रकबा है वो तो फोत हो गया, ना तो वो साइन कर सकता है ना उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। तो जो उसके बेटे हैं जब उनके नाम पे जगह लगेगी तो वो उसको सेल कर सकेंगे। तो इस तरह से जो है ना एक बंदा जो इसको सेल नहीं कर सकता, वो उसके बाद वो ना ही वो जब विरासत हो जाएगी तो फिर जिस बंदे के नाम पे जितना जितना हिस्सा आया वो अपने हिस्से को सेल कर सकता है, दूसरे किसी के हिस्से को सेल नहीं कर सकता। इंडिविजुअल हिस्से को वो सेल कर सकता है। तो इसके लिए आप परेशान ना हो कि वो आपके बगैर जो है ना वो रकबा किसी भी तौर पर सेल नहीं कर सकते। अच्छा जी, फिर इन्होंने जी मैसेज किया जी, थैंक यू सो मच सर। एक और क्वेश्चन है, मैं सिविल कोर्ट से डिग्री हासिल कर ली है विरासत की, अब ये बताएं कब्जे के लिए मुहतसिब के पास जाऊं, काम हो जाएगा या नहीं, या केस ही करना पड़ेगा, मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए सर कोर्ट के फैसले के बाद? देखिए मेरा भाई मुहतसिब के पास जाने का आपको फ़ायदा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको कब्ज़ा दिलवाएंगे, क्योंकि ज़मीनी मैटर के लिए वो आपको अदालत ही भेजेंगे, ठीक है। सूबाई मुहतसिब का क़याम इस वजह से आया था कि अगर किसी बंदे का किसी महकमे में काम नहीं हो रहा,
मुलाजमिन उसका काम जो है वो रिश्वत की बना पर या किसी और बना पर रुकावट डाल रहे हैं, वो काम नहीं होने दे रहे, तो वो बंदा जो है वो वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, अदालत में नहीं जा सकता। तो उसके लिए उन्होंने सूबाई मुतसिब का दायरा बनाया है कि एक आम आदमी वहाँ पे जाकर जो है वो अपना जो किसी भी महकमे के अंदर काम जो उसका नहीं हो पा रहा उसको वो करवा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये किसी के इंडिविजुअल तनाज़े के लिए नहीं बनाया हुआ कि भाई भाई को कब्ज़ा नहीं दे रहा तो उसके लिए ये दायरा नहीं कायम किया हुआ है। इसके लिए अदालत ने अब आपके नाम पे विरासत की डिग्री कर दी है, तो उसकी आप पहले विरासत करवाएं, जाकर डिग्री लेके महकमा माल में जाएं, जाके वहाँ से विरासत करवाएं, विरासत करवा के अपने नाम की फर्द निकलवा के उसका फिर आप केस दायर करें कि ये इतना मेरा रकबा है, ठीक है, और ये उसका जो है महकमा माल के अंदर रिकॉर्ड है, तो मुझे जो है ना मेरे भाई इसका कब्ज़ा नहीं दे रहे, लिहाजा मुझे इसका कब्ज़ा दिलवाया जाए, तो वो फिर आपको इसका कब्ज़ा दिलवा देंगे। अच्छा, यहाँ पे जी पूछ रहे हैं जी सर जी 13 मरले ज़मीन की विरासत करवानी है, टोटल कितना खर्चा आएगा, और ये भी बताइएगा कि जो हिस्सा लेता है वही विरासत करवाता है या सब। नहीं, विरासत की जो है ना, अगर आपका जो रकबा जो है ना राजिड कार्ड सेंटर में आ रहा है तो सिर्फ 1000 रुपये फ़ी होती है। अगर पटवारी के पास आपकी विरासत होनी है तो उसकी फ़ी जो है वो 300 रुपये सिर्फ होती है। और विरासत के लिए जो है ना जिसको हिस्सा मिलना होता है, लाजमी नहीं कि वही जाके जो है ना वो एक बंदा ही करवा, यानी सबको जाना पड़ता है विरासत के लिए। कोई एक भी हिस्सेदार जो है ना वो जाके विरासत करवा सकता है, इसके लिए कोई इतना कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है, एक बंदा जाके भी सारा काम करवा सकता है। जी जज़ाकल्लाह जी। नासिर महमूद साहब, आपने मुझे दुआ दी, अल्लाह आपको भी खुश रखे। नदीम अख्तर साहब कहते हैं जी मेरे वालिद साहब ने 2005 में वफात पाई, जबकि मेरे दादा जान 2012 में फोत हुए हैं। सवाल ये है कि विरासत करवाने पर मेरे दादा जान को हिस्सा जाएगा कि नहीं। विरासत का कानून ये है कि जो बंदा जो वारिस जो बाद में फोत होता है उसको जो है वो हिस्सा जाता है। अब आपके वालिद साहब जो हैं वो पहले फोत हो गए, आपके दादा बाद में फोत हुए हैं, तो उनको हिस्सा जाएगा। अगर आपके वालिद साहब के फोत होने से पहले आपके दादा फोत हो जाते तो फिर उनको हिस्सा नहीं जाना था, अब इनको हिस्सा जाएगा। अब जो रकबा आपके दादा को आना है, तो अगर वो भी फोत यानी आपने बताया कि फोत हो गया है, तो फिर उसकी दादा की लहदा से विरासत होकर उनके बेटे बेटियों और पोते पोतियों को हिस्सा चला जाएगा। इसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अली रज़ा साहब कहते हैं जी गुड, थैंक यू जी, गुड, जज़ाकल्लाह जी अली रज़ा साहब। नजीब खान साहब कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे ग्रैंड फादर 60 साल पहले वफात पा गए थे, उस वक़्त मेरे वालिद साहब की उम्र 2 साल थी। अब अगर हमने विरासत करवानी तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने अभी तक विरासत नहीं कराई, मेहरबानी फरमा के गाइड कर दें, अल्लाह आपको सलामत रखे। भाईजान, विरासत करवाने का जब कोई कानून बन जाता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि इस बंदे का 60 साल पहले कोई काम था या अब का काम है। जब कोई नया कानून बन जाता है तो वो फिर सब के लिए होता है, वो 60 साल पहले वाले के लिए भी होता है, 60 साल बाद वाले के लिए भी होता है। अब अगर आपने विरासत करवानी है तो उसका सेम ही तरीकाकार है। आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, उसका FRC फॉर्म नादरा से लेना पड़ेगा, ID कार्ड की कॉपियाँ अगर अवेलेबल हो सकती हैं तो वो आपको लेनी पड़ेंगी। उसके साथ कोई बयाने हल्फी होंगे, गवाहान होंगे, वो जो इस चीज़ की गवाही देंगे कि वाकई ये इनका रकबा है, ये इनके हकीकी वारसान है। तो इसका जो है ना वो लिंक मैंने दिया हुआ है, तो उस पर जाके ये आप जाके लिखेंगे ना उर्दू में विरासती इंतकाल यूट्यूब के सर्च बार में, तो उसका टोटल जो है ना वो आ जाएगा किस तरीके से आप करवा सकते हैं जी। अच्छा, ये नज़ीर अहमद साहब कहते हैं जी जायदाद के मतलब वाहिद ओरिजिनल चैनल, जज़ाकल्लाह सर। अच्छा, ये मिस्टर खान साहब कहते हैं जी ये वही सवाल जो मैंने आपको पीछे बताया था कि खान साहब ने मुझसे पूछा हुआ, इसका जवाब मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। तो उसके बाद आ जाते हैं जी कामयाब यूट्यूबर मोहम्मद शाह साहब कह रहे हैं जी जज़ाकल्लाह जी। चौधरी दाऊद कहते हैं मेरे वालिद साहब स्पेन में है, दादा अबू की डेथ हो गई है, तो क्या मैं विरासती इंतकाल करवा सकता हूँ। देखिए, अगर आपके वालिद साहब स्पेन में है लेकिन आपके चचा चची पुफियाँ वगैरह उनमें से कोई होगा,
तो उनमें से कोई बंदा जाके ना विरासत करवा सकता है, ठीक है। जो हकीकी वारिस है ना, विरासत वही करवा सकता है, दूसरा नहीं विरासत करवा सकता। हाँ, अगर आपके वालिद साहब अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, अगर वो वफ़ात पा गए होते तो फिर ये था कि फिर आप विरासत करवा सकते थे, फिर आप हकीकी वारसान में आ जाते हैं।